नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। मैं हूं अंश भिलवार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत और कविता। तो अगले 1 घंटे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। तो सवाल कैसे पूछना है उसका जरिया बता देता हूं, बहुत आसान है। आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हो। इसके अलावा आप हमारे दूसरे सोशल साइट जैसे कि फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, एक्स यानी कि ट्विटर हुआ, वहां पर भी अपने सवाल भेज सकते हैं। और खासकर वो दर्शक जो हमें यूट्यूब लाइव देख रहे हैं, वो अपने कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल भेज सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम वहां से भी सवाल लेते रहते हैं। अब सवाल कैसे भेजना है उसका भी एक फॉर्मेट है, बहुत आसान सा, वो भी बता देता हूं। आप अपना नाम बताएं, आप कहां से हैं, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से लेवल से खरीदारी है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका नजरिया क्या है। आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए रखना चाहते हैं। इससे हमारे गेस्ट को, हमारे एक्सपर्ट्स को काफी आसानी हो जाती है आपके स्टॉक्स पर राय देने के लिए। चलिए इसी के साथ हमें गेस्ट को भी शामिल करते हैं। जियोजित फाइनेंशियल से हमारे साथ गौरंग शाह जुड़ चुके हैं और जेएम फाइनेंशियल से हमारे साथ अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। तो चलिए एक मार्केट चेक भी ले लेते हैं। सबसे पहले थोड़ा टेक्निकल बात करते हैं। अक्षय जी, आपके पास आना चाहूंगा। बाजार में देखें तो पिछले 7 सेशन से एक्चुअली एक कंसोलिडेशन में घूमता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी देखे तो नीचे की तरफ 24,000, ऊपर देखे तो करीब 24,400, इसके ही 400-500 पॉइंट के रेंज में ही फंसा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आज निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों की वीकली एक्सपायरी है, तो यहां पर आपका क्या नजरिया बनता हुआ दिख रहा है आज के दिन? जी, गुड मॉर्निंग। तो आप देखिए ओवरऑल, जिसे आपने सही कहा कि एक रेंज में सीमित है और पूरा एक्शन आज वीकली एक्सपायरी पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की आज वीकली एक्सपायरी है। तो लेवल वाइज ट्रेड करना है। जिस तरीके का एक प्राइस सेटअप बन रहा है 24,100 निफ्टी स्पॉट, ये एक बहुत ही अहम लेवल रहेगा डे ट्रेडर्स के लिए। बाई चांस ये ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा मोमेंटम जो है सेल की तरफ रहेगा। पूरे दिन का अगर भी मैं व्यू बना के चलूं तो थोड़ा डेटा पॉइंट्स जो भी आ रहा है, एफआई का हो या ऑप्शंस डेटा हो, थोड़ा नेगेटिवली बायस्ड है। तो ऊपरी तरफ अपना रेजिस्टेंस 24,250 और नीचे में 24,000, ये एक ब्रॉडर रेंज है। थोड़ा सा नेगेटिव बायस है, पर आपको सेल करना है, कंडीशनल सेल है। 24,100 ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद एक मोमेंटम सेल का पोजीशन आप डे ट्रेडिंग के लिए निफ्टी में बना सकते हैं। ये थी खास राय अक्षय जी की तरफ से। लेकिन गौरंग जी, आपके पास आना चाहूंगा। अंश बात कर रहा हूं, तो आपकी क्या राय बनती हुई दिख रही है मार्केट पे? अर्निंग सीजन ऑलमोस्ट अभी खत्म होने को आया है, कल के दिन भी छुट्टी है, आज एक्चुअली निफ्टी बैंक की एक्सपायरी भी है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी तो देखी जा सकती है। फंडामेंटली आपको क्या लग रहा है बाजार में? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आजादी के 77 साल की शुभकामनाएं आप सभी को, आपकी टीम को, ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, हमारी कंपनी और हमारे तरफ से, और सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते से जो खबरों को लेकर के बाजार ने प्रतिक्रिया दी है और एक हफ्ता बीत गया है, जो भी खबरें आई थी तो निर्णायक तरीके से बाजार ने उसको नकार दिया है। और जिस दिन ये खबरें आई थी बहुत बड़ी संस्था और उसके प्रतिनिधि को लेकर के, तो बाजार ने उसी दिन उसको नकार दिया था। और फिर दायरेबंद कारोबार। हमें वास्तविकता में यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बजट के दिन में से जो गिरावट हुई थी और उसके बाद जो हमने ऊपर की तरफ पड़ाव देखे, तो 25,000 के पार जाकर के रुके, और वो भी बहुत कम समय सीमा में। और जब भी बाजार एक सर्वोच्च स्तर बनाता है तो बाजार का इतिहास रहा है कि उसके पश्चात कुछ समय आता है, कुछ दिन आते हैं जहां पर बाजार एक दायरेबंद कारोबार करे और थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में भी बाजार आए। और यही दिख रहा है मेरे ख्याल से। 24,100, 23,900 नीचे में निफ्टी स्पॉट एक आधार बन सकता है जहां पर ऊपर की तरफ उभरने का प्रयास हो। और ऊपर की तरफ जो पड़ाव हमें लग रहा है वो बहुत ही छोटी मध्यम अवधि की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो स्तर मैं बात कर रहा हूँ 24,400 और 24,500, जो समीकरण आपने रखा है नतीजों को लेकर के पहली तिमाही के इस नए वित्तीय वर्ष 2025 के, तो ये हफ्ता जो है वो निर्णायक तरीके से पूर्ण हो जाएगा। पर्दे गिर जाएंगे पहली तिमाही के नतीजों पे, और एक समीकरण ये कर सकते हैं कि कोई बड़ी निराशा हाथ नहीं लगी है।
क्षेत्र के आधार पर, कंपनी के आधार पर शायद थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति खड़ी हो, लेकिन एक विचारधारा ये भी बनती है कि आने वाले जो तिमाही नतीजे हैं उसमें आपको यहां से सुधार देखने मिले। चलिए, तो गौरांग से हमने जाना बाजार की चाल के बारे में और अक्षय से भी बातचीत होगी। और इस बीच 78वां साल हमारी आज़ादी का जो कि हम मना रहे हैं 89 स्वदेश पर, और इसी को लेकर आज हमारी तमाम पेशकश भी होने वाली है। तो दोनों ही हमारे मेहमानों से गुजारिश ये है कि आर्थिक आज़ादी के भी जो नुस्खे हैं वो देते रहिएगा। दर्शकों से बातचीत तो आप कर ही रहे हैं सीधा सीधा, तो अपनी आर्थिक आज़ादी को लेकर आपकी क्या रणनीति रही है, स्ट्रैटेजी रही है, और साथ ही दर्शकों को भी स्टॉक के सवालों के जवाब के साथ साथ कैसे आर्थिक तौर पे आजाद रहें या कैसे उस पर काम करें, इसके भी नुस्खे दे दीजिएगा। चलिए, दर्शकों से जुड़ना शुरू करते हैं और एजाज साहब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बताइए कहां से बोल रहे हैं? मैं गुजरात बड़ौदा से बात कर रहा हूँ। बताइए एजाज, किस स्टॉक पे सवाल पूछना है, किस भाव की खरीदारी है? एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स के शेयर है मेरे पास 50 और 1190 के रेट पे खरीदा हुआ है, तो भी इसको होल्ड करना है, एवरेज करना है, और होल्ड करेंगे तो कब होल्ड करेंगे? ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि आपने जो है कितना समय इसको देना है? और मैं और तो 2 महीने तो मिनिमम इसको दे सकता हूँ। 2 महीने आप इसको और दे सकते हैं ना? चलिए ठीक है, टेक्निकली हम एक बार नियर टर्म आउटलुक चेक कर लेंगे और अक्षय आप ही के पास आऊंगी। 1190 की इनकी बाइंग प्राइस है। अगेन काफ़ी उतार चढ़ाव इस पूरे महीने के लिहाज से अगर हम देखें तो 1245 ऑलमोस्ट इस अब तक का हमने देखा है कि महीने दर महीने अगर देखें तो एक हाई चार्ट्स के मुताबिक तो टच किया है, लेकिन उसके बावजूद इन्हें क्या 3 महीने का नज़रिया हम देंगे? जी, टेक्निकली देखिए गए 2 हफ्तों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। बिल्कुल 1250 से 1063 का करंट मार्केट प्राइस है, तो काफी मुनाफा वसूली देखने को मिला है एलेम्बिक फार्मा में। हालांकि पूरा फार्मा स्पेस ये जो दौर है मार्केट का, इसमें जो है थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। मैं कहूंगा लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करे टेक्निकल द्वारा तो 1000 जो है एक बहुत ही अहम लेवल है ये स्टॉक के लिए। तो जब तक 1000 होल्ड कर रहा है तो एक सपोर्ट के नजदीक आ रहा है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 1050 के एरिया से एक बार स्टॉक जरूर बाउंस बैक करेगा। तो आपको बने रहना है, आपका 3 महीने का नजरिया है, तो आपको स्टॉप लॉस 970 का बना के होल्ड करना है। जिस तरीके का ओवरऑल प्राइस पैटर्न है, चांसेस है कि वापस स्टॉक 1300 तक 3 से 5 महीने में रिविजिट कर सकता है। तो होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस 970 और 1300 पे अगर आए तो इसको रिविजिट करेंगे कि इसको कैरी फॉरवर्ड करना है या मुनाफा एक बार अपना बांध लेना है। तो चलिए, ये है राय आपके स्टॉक पर। और आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खास चर्चा में। जी हाँ, खास इसलिए क्योंकि हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और इतने वर्षों में जिस तरह से डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने फ्रंट पर और डिफेंस सेक्टर में अपना दम दिखाया है, शायद उनसे बेहतर कोई मेहमान आज के दिन हो नहीं सकता। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है अपने साथ आज चर्चा में शामिल करते हुए कमोडोर रिटायर्ड PR हरी सर को। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आप सभी उन्हें गार्डन रीच के CMD के तौर पर ज़्यादा जानते हैं, लेकिन आज का दिन विशेष है सर। सबसे पहले जय हिंद। और वाकई आपसे आज के इस विशेष दिन पर बातचीत करते हुए फ़क्र महसूस हो रहा है, और मेरे ख्याल से एक अलग एहसास है आज के दिन को लेकर। और आप सबने तो एक ऑब्जर्वर के तौर पर बहुत सा दौर देखा है। कारोबार पर आए, हमें सबसे पहले बताइए कि भारत फ्रंट की बात कर लें और डिफेंस सेक्टर की बात कर लें, इन दोनों में आपके नज़रिए से आज कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है? शुक्रिया प्रशांत जी, एंड जय हिंद टू यू टू। भारत एज फार एज आत्मनिर्भरता इज कंसर्न, हमारा गवर्नमेंट का कंप्लीट फोकस आत्मनिर्भरता में है। और एज अ डिफेंस पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड पिछले 63 ईयर्स से GRSC एक DPSU है, हमने 109 वॉरशिप्स नेशन के लिए डिलीवर किया है। ये जो आत्मनिर्भरता मैंने भारत के बारे में बताया, वी एपिटमाइज आत्मनिर्भरता इन वॉरशिप बिल्डिंग। अभी as regards indigenization is concerned and Make in India efforts are concerned,
66 warships are being constructed for the Indian Navy. ये 66 से 64 are being constructed by Indian shipyards. गवर्नमेंट के इस फोकस से मेरा उम्मीद है सेम ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू. दोनों नेवी और कोस्ट गार्ड एक एक्सपेंशन ड्राइव में है, जो आने वाला दिन, द कमिंग डेज एंड ईयर्स विल सी a large number of orders coming to Indian shipyards. As far as GRSC is concerned, हमारा ये जो फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत बहुत अच्छा था. Q1 results have been very encouraging. हमारा जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1010 करोड़ है, 34% growth increase from the last financial year corresponding quarter, and also the profit after tax 87 crores showing 14% का increase. So we are doing well, and our order book currently stands at 25,231 crore. And I'm happy to inform you that of this 25,231 crores, majority, almost 90%, is being constructed for Indian Navy, and that is our contribution towards nation building through national security enhancement. जी बिल्कुल. मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि नंबर्स अच्छे रहे इस क्वार्टर में, तो आने वाले ये FY25 का अगर हम बात करें तो आपका टारगेट क्या है? जितना मुझे याद है पिछले क्वार्टर के कॉल में मैनेजमेंट ने कहा था कि कुछ 20-25% का टारगेट रखा जा रहा है अगले 2 सालों के लिए. आपने बिल्कुल सही बोला. लास्ट इंटरेक्शन में मैंने बोला था that we'll be maintaining a growth rate of around 20 to 25%. If you see, हमारा FY22 का revenue from operations था 1754. This increased to 2,561 crores during FY23 and 3,592 crores in FY24. हमारा फर्स्ट क्वार्टर revenue from operations is 1,010 crores. So ये जो ट्रेंड देखते हुए, and second, ये जो ऑर्डर बुक पोजीशन दैट वी हैव एंड आवर बिल स्केड्यूल, प्रोजेक्ट मैच्योरिटी स्टेटस, ये सब लेते हुए वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ मेंटेनिंग सिमिलर ग्रोथ ड्यूरिंग FY24, 25 एंड 26. सर, कविता बोल रही हूँ मुंबई स्टूडियो से, और आज़ादी के इस जश्न में शामिल होने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद. सर, एक तो हम चैनल पर इंडिया एट 100 की भी थीम लेके चल रहे हैं, तो इंडिया एट 100 का आपका क्या विजन है वो मुझे जानना होगा. कंपनी के लिहाज से तो आप बात करेंगे ही, लेकिन भारत के लिहाज से भी आप कहाँ पहुँचता हुआ देखना चाहते हैं वो बताइएगा. और उसके बाद थोड़ा सा आपके एक्सपोर्ट्स पर, हमें एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिहाज से जो मेजर ऑर्डर्स है अब आने वाली तिमाहियों में जो रियलाइज होंगे, उस पर भी अपनी राय बताइएगा और जानकारी हमें दीजिएगा. सर, 2 सवाल पूछ लिए मैंने आपसे. कविता जी, थैंक यू. एंड इस साल इंडिपेंडेंस डे का थीम है विकसित भारत. दैट इज टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047. As one of the premier warship builders of India, our role in nation building is to build quality warships on time. जैसे मैंने पहले बताया, 66 warships से 64 are being constructed by Indian shipyards. ये 64 से 18 are being constructed by Gardner shipbuilders. अगले आने वाले सालों में we expect both the Navy or Coast Guard to ramp up their fleets, and towards this they need new platforms. Right now Navy का एक टेंडर आउट है, नेक्स्ट जनरेशन corvettes, which we are also bidding for, and we are very confident that we are moving in the right track. इसके बाद आएगा multi-purpose vessels, उसके बाद आएगा next generation survey vessels, P-17 Bravo, landing platform dock. If I keep going on, the day will not finish. That is the kind of ships and similar platforms that both the Navy and Coast Guard are looking at. Now, among the Indian shipyards, all the shipyards have adequate opportunity to get orders in the coming years. As one of the leading shipyards of the nation, we too, हमको भी expectation है that we'll be getting a big share of this pie that is in front of us. That is our contribution towards nation building. आपका दूसरा सवाल था एक्सपोर्ट्स के बारे में. Very happy to inform you, हमारे जो
पिछले इंटरेक्शन में मैंने बताया था कि वी आर एक्सपेक्टिंग एन ऑर्डर ऑन कमर्शियल शिप बिल्डिंग फ्रॉम अ यूरोपियन क्लाइंट. We concluded a contract just about a month and a half with a European client for 4 multi-purpose vessels. Now the market has opened up with respect to commercial shipbuilding, and most of the European nations are looking at India as a destination. We have concluded orders with this European client with a 4-order ship with an expectation, with an option clause for increasing this to 8. We have also orders for currently, we have concluded the contract for an ocean-going tug and 1,000-meter cubed advanced hopper dredger from one of our neighbors. So export opportunities are good, and I expect this to increase in the coming years. बहुत शुक्रिया करेंगे हरी सर हमसे बातचीत करने के लिए. अपने अनुभवों से आप ऐसे ही न सिर्फ कंपनी बल्कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उसे और ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन बनाते रहिए. आपको, आपकी पूरी टीम को हमारी ओर से जय हिंद. स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे के कारोबार के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं. चलिए, तो ये था गार्डन रीच का मैनेजमेंट. और इन सब के बीच में गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा. रक्षा क्षेत्र को आज के दिन चर्चा में लाने का एक विशेष महत्व भी है, और इसके साथ ही जिस तरह से आपने मैनेजमेंट को भी सुना कि किस तरह से भारत आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है. कई जगह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हम जो हैं कई ऐसे डेमोग्राफीज हैं जहां पर हम एक तरह से एक्सपोर्ट के स्थिति में बनते जा रहे हैं और काफ़ी बेहतर स्थितियां हुई हैं. रक्षा क्षेत्र को शायद हमें हाल फिलहाल के बाजार के हिचकोलों से नहीं परखना होगा, हमें थोड़ा भविष्य की तस्वीर देखनी होगी, और आपसे बेहतर इस पर कोई नहीं राय दे सकता. ज़रा बताएं, गार्डन रीच के मद्देनज़र खासतौर पे पूरे रक्षा क्षेत्र को आप किस तरह से विश्लेषण उसका करेंगे? धन्यवाद प्रशांत जी प्रश्न पूछने के लिए. तो पहले की है और उस पर प्रश्न पूछा है, तो जो भी कंपनियों का मैं नाम लूंगा, ये कुछ कंपनियां हैं जो रक्षा क्षेत्र को आने वाले 3 साल 5 साल और उससे ज्यादा की समय सीमा को ध्यान, और अभी जिस प्रकार से गार्डन रीच की मैनेजमेंट वक्तव्य हमारे और आपके सामने रख रही थी कि स्थानीय मतलब के हमारे भारत देश के सीमाओं में से तो ऑर्डर है ही, लेकिन विदेशी ऑर्डर भी काफी सारे आ रहे हैं. तो ये कोई सीधे सीधे मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन सब कंपनियों में निवेश कीजिए, मैं मात्र ये बता रहा हूं कि ये क्षेत्र में मजबूत और सक्षम कंपनियां कौन सी है. तो ये कोई निवेश की राय नहीं है, सिर्फ मजबूत कंपनियों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं रक्षा क्षेत्र में. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड, मसगांव डॉक्स, गार्डन रीच शिपबिल्ड, ये हो गई मेरे ख्याल से जो पूरी सूची आपके सामने 7 या 8 कंपनियों की रखी है. ये सब कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं और बहुत ही सक्षम रूप से और मजबूत रूप से काम कर रही है. जिस प्रकार से सिर्फ लगता है कुछ तकनीकी खामी है, नेटवर्क की समस्या है, जिसकी वजह से गौरांग सर की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है. हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे. लेकिन ओवरऑल अगर हम रक्षा क्षेत्र को देखें तो उभरता हुआ सेक्टर, लगातार आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम, और हमारे एक्सपर्ट का एक बुलिश नज़रिया लगातार रक्षा क्षेत्र पर रहा है. इस पर और ज़्यादा व्यू हम आगे आने वाले वक्त में लेंगे. फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. फौरन हाजिर होते हैं. वेलकम बैक. और ईटी नाउ स्वदेश पर हम 78वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहे हैं, और आज पूरे दिन चैनल में सभी हमारे कार्यक्रमों में, सभी पेशकश में हम आपको आर्थिक आजादी के नुस्खे जो है बताने वाले हैं. लेकिन एक्सपर्ट से तो हम पूछते ही हैं, आपस में भी पूछ लेते हैं कि आर्थिक आजादी के नुस्खे क्या है, और परिवार का जो सबसे छोटा है उसी से पहला सवाल होगा तुमसे, यानी अंश. तो बताओ, आर्थिक आजादी के मायने तुम्हारे लिए क्या है, और क्या तुम उस सफर पर निकल चुके हो? बिल्कुल. अगर मायने पूछे तो सबसे पहले तो ये कि आप लाइफ अपनी तरह जी सके, और दूसरा फाइनेंशियल स्ट्रेस ना हो. तो ये मेन होता है फाइनेंशियल फ्रीडम मेरे लिए.
और हाँ जी, मैं बहुत पहले से ही शुरुआत कर चुका, एक्चुअली सेविंग्स शुरू कर चुका हूँ। स्कूल डेज से ही आदत थी, तो वही सेव कर करके फिर धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो चुका था। प्रशांत, आर्थिक आजादी का छक्का। देखिए कविता, सबसे पहली बात कि हम और आप जिन परिवारों से आते हैं वो शायद इन सब तमाम किताबों और बिल्कुल। इन सारे ज्ञान से पहले ही हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो शायद अपब्रिंगिंग में ही ये चीज डाल देते हैं। बिल्कुल तो सही। मेरे लिए जो बचत या लाइफ को अपग्रेड करने की जो शिक्षा रही वो एक तरह से परिवार से ही आई। एक दौर था जब मैं देखता था कि मेरे परिवार में कोई एक या दो शख्स कमाते थे और पूरे परिवार को चला लेते थे वो। दर्जनों लोग हैं और सब बड़े। तो वहां से एक चीज समझ में आई कि अपनी लाइफ अपग्रेड आप तभी कर सकते हैं जब आपकी बेहतर निवेश की यात्रा हो, आपकी बचत को लेके आपकी सोच बहुत क्लियर हो और इसके साथ ही आप अपनी जरूरतों को समझते हो। तो इस तरह से आप धीरे धीरे बढ़ते हैं और अभी तक तो बेहतर ही रही है। एब्सोल्युटली। और मेरे लिए आर्थिक आजादी का मकसद और मतलब बस इतना ही है कि मैं जो चाहूं कर सकूं बिना किसी भी तरह के फाइनेंशियल स्ट्रेस के। जहां जाऊं वहां चली जाऊं, जो करना चाहूं एक्सपेरिमेंट एडवेंचर सब कुछ कर सकूं, बस फाइनेंशियली सिक्योर रहें, स्टेबल रहें। हमारे दर्शक भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। इस चर्चा को हम आगे भी लेकर जाएंगे और बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट से भी। लेकिन आशीष जैन साहब यवतमाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और अपने स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं। सर नमस्कार। नमस्ते मैडम, बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैंने इंजीनियर्स इंडिया लिया है 5000 शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 287। ओके। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसका एनालिसिस कैसे करें और कब तक इसको होल्ड करके रखें। काफी घाटे में है सर आप, कितना समय और देना चाहते हैं? 3-4 months और 6 months में भी। चलिए, मैक्स टू मैक्स 6 महीने का नजरिया है। जी। आप ही के पास आऊंगी मैं, अक्षय बताइएगा। इंजीनियर्स इंडिया की बात करें तो प्राइस स्ट्रक्चर जो है, अगर आप 3 महीने का नजरिया रखते हैं तो एक रेजिस्टेंस एरिया 280 वहां छू चुका है, जो बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है। और वहीं से आप देखें काफी बिकवाली देखने को मिली है गए 1-1.5 महीने के टाइम में। तो यहाँ से थोड़ा सा जो सेटअप है शॉर्ट टर्म, अगर आप 1-1.5 महीने की बात करें तो थोड़ा नेगेटिव सेटअप है। प्राइसेस शायद 180-160 तक छू सकता है शॉर्ट टर्म में, और वापस वो एरिया से रिकवर होके वापस 3 महीने का आपका टाइम है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा यहाँ से ऊपर आने में। आपको शायद ये इन्वेस्टमेंट में कम से कम 1 साल के ऊपर देंगे तो ये इन्वेस्टमेंट आपका अच्छा रिटर्न शायद दे आपको। तो फिलहाल थोड़ा नेगेटिव है। मैं कहूंगा आप इसे एवरेजिंग कर सकते हैं, तो 160-165 के आजू बाजू आता है तो इसमें एवरेजिंग करें। स्टॉक को चलने में टाइम लग जाएगा, यही एक दिक्कत है। बाकी ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर सही है इसका, तो होल्ड कीजिए बट एवरेज कीजिए 160 के आसपास। तो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर ये राय आपको इस वक्त मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और हमारे एक दर्शक हैं जिन्होंने एनबीसीसी पर राय जाननी चाहिए, उनका सवाल लेते हैं। उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। नाम है इनका वाहिद अंसारी। 191 रुपए के भाव पे इन्होंने एनबीसीसी के शेयर को परचेज किया है। थोड़ा ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी है, तो नुकसान यहां पर होता हुआ। अगर एनबीसीसी की बात करें तो हाल फिलहाल 2 जो कह सकते हैं बड़े ऑर्डर एनबीसीसी के हक में आए हैं। एक तो 15,000 करोड़ का जम्मू कश्मीर के हक से एक ऑर्डर था, दूसरा 720 करोड़ का ऑर्डर हैदराबाद और झांसी के प्रोजेक्ट को लेकर है। तो इन दोनों ऑर्डर से हमने देखा कि पिछले दिनों एक्शन नजर आया, लेकिन चूंकि इनकी जो खरीदारी है वो थोड़ा ऊपरी स्तरों पर है। अक्षय, मैं आपके पास ही आऊंगा। एनबीसीसी 191 की खरीदारी है इनकी, बताइए क्या रणनीति होनी चाहिए? पिछले दिनों कुछ ऑर्डर्स को लेकर भी एक्शन रहा स्टॉक में। बिल्कुल प्रशांत, एनबीसीसी का प्राइस स्ट्रक्चर तो बहुत ही मजबूत है। स्टॉक ने 140 के स्तर पे 2-3 महीने पहले एक ब्रेकआउट दिया था, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जो लॉन्गर टर्म प्राइस पैटर्न भी बन रहा है, उसके टारगेट्स करीबन 250-270 बनते हुए दिख रहा है मुझे। बस ये महीना थोड़ा सा स्टॉक डल है, एक रेंज में सीमित है, और थोड़े से टाइम के बाद वापस ये मोमेंटम रिगेन हो जाएगा, ये मेरा मानना है। तो आपको बने रहना है स्टॉक में। 150-160 हल्का सा डिप भी लग सकता है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओवरऑल जो 6 महीने प्लस का व्यू बन के आ रहा है, 250 का टारगेट एरिया है, तो उसके लिए आपको बने रहना है।
चलिए, इस वक्त एक अहम खबर भी आपके स्क्रीन के नीचे के हिस्से में आप देख पा रहे हैं, जो कि माइनिंग कंपनियों को लेकर है। अप्रैल 2005 से जो है उन्हें टैक्स देना होगा। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला जो है इसमें नजर आता हुआ। जो माइनिंग कंपनियां हैं उन्हें टैक्स को लेकर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के हक से आया है। माइनिंग कंपनियों को 2005 से, अप्रैल 2005 से जो बकाया टैक्स है वो देना होगा। अहम खबर माइनिंग कंपनियों के हक से आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह बड़ा फैसला लिया है। अप्रैल 2005 के समय से जो टैक्स देनदारी है, बकाया टैक्स देनदारी है, वो जो है देनी है राज्यों को। जो है माइनिंग पर टैक्स का अधिकार मिला है। तो ये अहम खबर, और आप देख सकते हैं तमाम जो स्टॉक्स हैं उन पर इसका एक्शन भी नजर आता हुआ। हिंडाल्को, वेदांता सभी पर एक अहम राय भी इस हक से लेते हैं। कंपनियों पर ब्याज जुर्माना लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार है, लेकिन एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की बेंच का माइनिंग कंपनियों को अप्रैल 2005 से जो टैक्स देनदारियां हैं वो देनी होंगी, लेकिन जुर्माने से यहां से दूर रखा गया है। चलिए, इस पर आगे हम राय लेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। इन ब्रेक से जाने से पहले आपको बता दें कि देश की प्रमुख कूलिंग सोल्यूशन ब्रांड सिंफनी ने हाल ही में एक नई पहल की है। कंपनी ने अपनी नई प्रोडक्ट की रेंज लॉन्च की है, जो आपके घर को सुकून भरा और आरामदायक बना देगी। इस नई लाइनअप में कई इनोवेटिव कूलर्स शामिल हैं, जो बेहतरीन कूलिंग परफॉर्मेंस और बिजली बचाने का वादा करते हैं। कंपनी ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए गीजर सेगमेंट में भी एंट्री की है। इन नए गीजर्स में 9 लेयर वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम और AI इनेबल्ड कंट्रोलर जैसे एडवांस्ड फीचर्स रखे गए हैं। इन गीजर्स के साथ आपको शुद्ध पानी के साथ साथ स्मार्ट कंट्रोल का भी फायदा मिलेगा। इस दोहरे लॉन्च के साथ सिंफनी का लक्ष्य हर भारतीय घर को आरामदायक और टिकाऊ कूलिंग सॉल्यूशंस प्रदान करना है। चलिए, इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो।